ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 15वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। सन 1857 की क्रांति का दमन और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से अंग्रेज मान बैठे थे कि अब भारत के लोग कभी विद्रोह न करेंगे। इनके क्रांतिकारी विचारों को कुचल दिया गया है और अब ब्रिटिश सत्ता भारत पर मनचाहा शासन, जुल्म और लूटपाट कर सकती है। किंतु ये केवल भ्रम था। तत्कालीन मजबूरियों के कारण भारतवासियों ने भले ही सिर झुकाकर ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन क्रांति की आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। सन 57 की क्रांति के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का एक तरह से विनाश हो चुका था। भारत की सामाजिक पद्धति और संस्कृति पर विदेशी आक्रमण ने यहाँ की प्राचीन जाति को न केवल राजनैतिक परतंत्रता में बांध दिया, बल्कि इस देश को पश्चिम का आर्थिक उपनिवेश और सांस्कृतिक प्रांत बना दिया। इस राजनैतिक पराधीनता और बौद्धिक गुलामी के विरुद्ध एक विद्रोह शुरू हुआ, जो समय के साथ बढ़ता गया। राम मोहन राय और महादेव गोविंद रानाडे 19वीं शताब्दी के दो ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत को ललकारा कि वो भय तथा कमजोरियों को दूर करे और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े। ये दोनों ही विभूतियां राजनीतिक और समाज सुधार कार्यों को समान रूप से अपनाने के पक्ष में थीं। उस युग में समाज सुधार के जितने भी आंदोलन चले, उनसे देश में राजनीतिक जागृति फैली और राजनीतिक जागृति से भारतीय समाज सुधार के प्रयत्नों को बल मिला। राजा राममोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी। उनके ब्राह्मो मत में ईश्वरवाद, बुद्धिवाद तथा सामाजिक राजनीतिक मामलों में उदार रुख, विचार तथा कार्य में दकियानुसीपन का निराकरण और धर्मनिरपेक्षता, ये कुछ ऐसी बातें थीं जिन्हें लोग आसानी से पचा नहीं पाए थे। लेकिन ये सभी बातें समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली थीं। रानाडे की दृष्टि में उस समय भारत के विकास के लिए 4 कार्यक्षेत्र थे: धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक और राजनीतिक। रानाडे मानते थे कि देश काल के अनुसार धार्मिक आचरण बदलते रहते हैं और ये उचित भी है। समाज सुधार के अंतर्गत उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार, मादक द्रव्यों का निषेध, बाल विवाह तथा जाति भेद का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया। सन 1870 में
पुणे में रानाडे ने सार्वजनिक रूप से 3 व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान भारत की आर्थिक स्थिति और गरीबी, राष्ट्रीय व्यापार नीति और खर्चीले ब्रिटिश शासन पर दिए गए थे। रानाडे के इन भाषणों को सुनने के लिए एक युवक रोज आता था। वो इन भाषणों से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने निश्चय किया कि वो आजादी के लिए लोगों में नई चेतना का संचार करेगा। उस युवक का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। सुनो सुनो सुनो, पुणे के नगर निवासियों सुनो, आज शाम शनिवार वाड़ा के सामने मेरा भाषण होगा। अपना देश आजाद होना चाहिए, उसे आजाद करने के उपायों के बारे में ही मैं विस्तार से कहूंगा। आप जरूर आइए। पुणे के नगर वासियों सुनो सुनो सुनो, आज शाम शनिवार वाड़ा के सामने मेरा भाषण होगा। वासुदेव बलवंत फड़के इस तरह खुद थाली बजा बजा कर पुणे की चौक चौक घूमते और अपने भाषण की सूचना देते। भाइयों, अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे देश की दौलत को लूट कर ले जा रहे हैं। अंग्रेज अफसरों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं और यह रुपया गरीब जनता से वसूल किया जाता है। और दूसरी तरफ योग्य भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता, उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है। हमें यह अन्याय खत्म करने का उपाय करना होगा। हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, स्वदेशी का व्रत लेना होगा। सन 1876 में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। वासुदेव फड़के ने साधु वेश में अकाल पीड़ित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभव किया, उससे उनका दिल फटने लगा। पानी और राशन के अभाव में लोग दम तोड़ते नजर आए। मिशनरी के लोग मौके का फायदा उठाकर उन्हें ईसाई बनने को कहते और बदले में खाना देने का वादा करते। ये सब देखकर वासुदेव फड़के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए पैदल ही निकल पड़े। उज्जैन से लेकर बीजापुर तक गरीबी और भूख के प्रत्यक्ष दर्शन किए उन्होंने। और तब वासुदेव फड़के ने ब्रिटिश शासन को जल्द से जल्द खत्म करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। हम वीरों की संतान हैं। हमारी नसों में बह रहा खून हमें जगा रहा है कि मातृभूमि को गुलामी से मुक्त करो। हमें अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। भूख और गरीबी से मुक्ति पाने का अब एक ही उपाय है, विद्रोह। हमने देख लिया है कि ब्रिटिश शासन हमें सिर्फ भूख और गरीबी ही दे सकता है। आओ मेरे भाइयों, मेरे साथ इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए आओ। ये मेरा नहीं, भारत माता का आह्वान है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! लेकिन वासुदेव फड़के का साथ देने को कोई तैयार न हुआ। फड़के देशी रियासतों के राजाओं से भी मिले, क्रांति के लिए मदद मांगी, पर निराशा ही हाथ लगी। वासुदेव फड़के इससे निराश नहीं हुए। दौलत राव, कहो वासुदेव। देश की स्थिति को मैंने तुमसे बयान कर दिया है। मैं जानता हूं कि सशस्त्र क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं, और सन 57 के विद्रोह को याद करके लोग अंग्रेजों से सशस्त्र मोर्चा लेना नहीं चाहते। शायद इसीलिए शहर के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। वासुदेव, तुम्हारा ख्याल सही है। लोग हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन हर समय एक सा नहीं होता दौलत राव।
और हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। मैं यही सोचकर आया हूं कि जिस तरह शिवाजी ने ग्रामवासियों और आदिवासियों की सेना बनाई थी, वैसी ही सेना बनाकर क्यों ना हम अपने संकल्प को पूरा करें। तुम क्या मेरी मदद करोगे? वासुदेव, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तो ठीक है। दौलत राव, आदिवासियों और ग्रामीण लोगों पर तुम्हारा अच्छा प्रभाव है, वो तुम्हारी बात मानते हैं। तुम उन्हें इकट्ठा करो और लड़ाई का प्रशिक्षण दो। ठीक है। हमारे क्रांतिकारी दल का हर व्यक्ति दही चूड़े से भरा दोना लेकर प्रतिज्ञा करेगा कि मैं अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। वो तो ठीक है वासुदेव, लेकिन हथियारों के लिए धन कहां से आएगा? बहुत से अमीरों के पास फालतू धन है, वे अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं, उन्हीं से धन मांगना होगा। नहीं देंगे तो छीनना होगा। ठीक है, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। वासुदेव फड़के के दल में उसके कई मित्र भी आ गए और संगठन में जब करीब 200 लोग हो गए तो 20 फरवरी 1879 को महाशिवरात्रि के दिन क्रांति की घोषणा कर दी गई। फड़के की सेना ने महाराष्ट्र के गांवों में मालदार लोगों को लूटना शुरू कर दिया। फड़के ने सिपाहियों को सावधान किया। याद रखो, किसी स्त्री को न छेड़ना, न सताना, उसके गहनों को भी हाथ न लगाना। मैं माताओं बहनों को गरीब बनाने नहीं आया हूं। महाराष्ट्र के गांवों में लूटपाट शुरू हुई तो ब्रिटिश सरकार चौंकी। पता चला कि इसके पीछे जो नेता है उसका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। ब्रिटिश सरकार ने उसे पकड़ने के लिए मेजर डैनियल की नियुक्ति की। मेजर डैनियल ने फड़के को पकड़वाने वाले को 4000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। इसके जवाब में फड़के ने पुणे के कलेक्टर, सेशंस जज और मुंबई के गवर्नर को गिरफ्तार करने वाले को 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। घोषणा करने वाले का नाम इश्तिहारों में स्वतंत्र भारत के सेनापति वासुदेव बलवंत फड़के लिखा था और इससे ब्रिटिश सरकार और बौखला गई। इसके बाद से ब्रिटिश पुलिस और फड़के के सैनिकों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। एक मुठभेड़ में दौलत राव नाइक मारा गया। इससे फड़के का हौसला कमजोर पड़ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से फड़के मोर्चे पर आ गए। एक रात फड़के बीजापुर जिले के देवनारगुड़ी नामक गांव में एक बौद्ध मंदिर में ठहरे थे। फड़के सो रहे थे उस वक्त। किसी विश्वासघाती ने डैनियल को खबर कर दी थी। रात को ही मेजर डैनियल अचानक वहां पहुंचा और फड़के को गिरफ्तार कर लिया। 22 अक्टूबर 1879 पुणे की अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। वासुदेव बलवंत फड़के पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वासुदेव फड़के ने अदालत में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना ही मेरी बगावत का मुख्य उद्देश्य था। मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन परम पिता परमेश्वर जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया है जनहित में किया है। भारतवासियों, मेरे भाइयों, मुझसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ। मैं लक्ष्य पूर्ति में सफल ना हो पाया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद अदालत ने उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई। उन्हें अदन की जेल में रखा गया। वहां उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं। आखिर उन्हें क्षय रोग हो गया। उनका इलाज भी नहीं कराया गया। अंत में 17 फरवरी 1883 को वासुदेव बलवंत फड़के का निधन हो गया।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वासुदेव बलवंत फड़के का बलिदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर लेना असाधारण बात थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक तक पहुंचते पहुंचते देश के शिक्षित मध्यम वर्ग की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और उसमें मातृभूमि के प्रति कर्तव्य की भावना जाग चुकी थी। इस वर्ग ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश के हर प्रांत में अपनी राजनैतिक चेतना और स्वतंत्रता संबंधी विचारों को स्पष्ट कर दिया था। विभिन्न राजनैतिक संगठनों के माध्यम से ये मांग उठाई जा रही थी कि सरकार और जनता के प्रतिनिधि मिलकर शासन चलाएं। भारतीयों की इस इच्छा के साथ सहानुभूति रखने वाले कुछ अंग्रेजों ने भी इसकी अहमियत की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। इनमें दो अंग्रेज प्रमुख थे, हेनरी कॉटन और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये दोनों भारतीयों के लिए स्वशासन की आवश्यकता में विश्वास करते थे और ये चाहते थे कि भारत और इंग्लैंड के बीच संबंध बिल्कुल टूट न जाए और भारत को आत्मशासन प्राप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने पर मजबूर न किया जाए। हेनरी कॉटन ने स्पष्ट कहा था, शिक्षित भारतीय हमारी सरकार के अस्तित्व को अमिट आवश्यकता के रूप में स्वीकार करता है, पर वो इसे बदल लेने के लिए कमर कस चुका है और तब तक चैन न लेगा जब तक वो इसमें सफल नहीं हो जाएगा। वो नाम मात्र के लिए बराबरी नहीं बल्कि पूरी तरह समानता और अपने देश की सरकार में आवाज और सरकारी सेवाओं में स्थान प्राप्त करना चाहता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारत सरकार के सचिव पद पर काम कर रहे थे, किंतु उन्हें स्वतंत्र विचार रखने और उन्हें निडर होकर प्रकट करने के इल्जाम में बहुत लज्जाजनक और निष्ठुर तरीके से लॉर्ड लिटन ने हटा दिया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का कहना था, मैं शुरू से ही ये मान रहा हूं कि भारतीयों और अंग्रेजों के हित एक हैं। भारत का प्रशासन इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों को लाभ हो। मैं ये मानता हूं कि ब्रिटिश शासन भारत की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा है। किसान वर्ग अकाल और गरीबी का शिकार रहा है। सरकार जनता से खतरनाक ढंग से कटी हुई है। शासक और शासितों में संपर्क का कोई स्वीकृत साधन नहीं है। सरकार को भारतीयों की जरूरतों और राय से परिचित कराने का कोई वैज्ञानिक जरिया नहीं है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने चेतावनी देते हुए कहा, हमारे साम्राज्य का भाग डामाडोल है और किसी भी समय छोटे से बादल का कोई टुकड़ा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा बढ़कर सारे देश पर छा सकता है और अराजकता तथा विनाश की वर्षा कर सकता है। ह्यूम साहब ने ब्रिटिश शासन के सामने 3 सिफारिशें पेश की थीं। 1. भारत की सारी जनता के विभिन्न वर्गों को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरो दिया जाए। 2. सभी क्षेत्रों में यानी आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रों में राष्ट्र को फिर से उन्नत बनाया जाए। और 3. भारत और इंग्लैंड के बीच संबंधों को अच्छा बनाया जाए। सन 1884 में ह्यूम साहब ने अपने इन तीनों विचारों को लेकर भारतीय नेताओं से बातचीत की और इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक संस्था बनाने की योजना सामने रखी। संस्था का उद्देश्य था वैधानिक तरीके से अपने हकों की मांग करना और गलत फैसलों का विरोध करना। ह्यूम साहब को अपने इस प्रस्ताव पर न केवल भारतीय बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों का भी समर्थन मिल गया। इस तरह ह्यूम साहब के प्रयत्नों से भारतीय राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन शुरू में पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने से यह अधिवेशन मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को करना तय किया गया। अधिवेशन के लिए मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का हाल निश्चित किया गया। दिसंबर 1885 को दोपहर 12 बजे अधिवेशन शुरू हुआ।
देश और विदेश के भारतीयों से बात करने के बाद हमने अपनी संस्था का नाम नेशनल कांग्रेस रखा है। नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन में देश भर से आए प्रतिनिधियों का मैं ए.ओ. ह्यूम स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद थी कि इसमें करीब 100 प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ इस वक्त 72 प्रतिनिधि मौजूद हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। इन प्रतिनिधियों में बंबई प्रांत के 37, मद्रास के 22, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के 7, पंजाब के 3 और बंगाल के 3 प्रतिनिधि आए हैं। मैं कह सकता हूं कि शायद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत एक राष्ट्र के रूप में यहां एकत्रित हुआ है। कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन की एक विशेषता ये भी थी कि सभी प्रांतों के लोग अपनी अपनी खास पगड़ियों और पोशाकों में आए थे। मद्रास के प्रतिनिधि सफेद पगड़ी लगाए थे, बंगाल के प्रतिनिधि पश्चिमी वेशभूषा में थे, दिल्ली, आगरा, लखनऊ और बनारस के प्रतिनिधि मलमल की टोपियां और बढ़िया कपड़े पहने थे। इसी तरह गुजराती, मराठी और पारसी लोग भी अपनी पगड़ियों और वेशभूषा में आए थे। कांग्रेस के इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मैं बंगाल के W.C. बनर्जी का नाम प्रपोज करता हूं। मैं इसे सेकंड करता हूं। अब मिस्टर W.C. बनर्जी अपना भाषण देंगे। मेरे देशवासी भाइयों, मुझे खुशी है कि देश में एक नई राजनीतिक चेतना ने जन्म लिया है। हमारी संस्था नेशनल कांग्रेस उसी का एक प्रतीक है। ये संस्था देश की एकता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसमें पहली बार पूरे देश के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हैं। हमारे देश को अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया है। उन्होंने शांति व्यवस्था दी है, रेलें दी हैं और नई शिक्षा दी है। मगर वक्त की मांग ये भी है कि भारतीयों के अधिकार बढ़ने चाहिए, शासन में सुधार किया जाए, वॉर यानी युद्ध का खर्चा हमारे ऊपर ना डाला जाए और भारतीयों को और अधिक संख्या में नौकरियां दी जाएं। देश के वासी जैसे जैसे शिक्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे उनमें राजनीतिक प्रगति की इच्छा बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि यूरोप की तरह की शासन प्रणाली की इच्छा रखना राजद्रोह नहीं है। मेरा विश्वास है कि हम जो प्रस्ताव पास करेंगे वो सरकार और प्रजा दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। उस समय कुछ लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ कहा था कि ये एक राजभक्त संस्था है और इसे विद्रोहियों का अड्डा न समझा जाए। लेकिन सच तो ये था कि कांग्रेस का जन्म भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने एक नवयुग के आगमन की घोषणा की, राष्ट्रीय एकता के युग की घोषणा, जो ऊपर से लादी नहीं गई थी बल्कि जनता के संकल्प की अभिव्यक्ति थी। कलकत्ता में 27 से 30 दिसंबर 1886 को कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन टाउन हॉल में आयोजित हुआ था। इसमें 440 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नवयुग की नींव डालने वालों में से थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश के मुसलमानों को आवाज दी कि वे अन्य धर्म और जाति वालों की तरह देशवासियों के हित में काम करने के लिए आगे आएं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में सन 1888 में हुआ। इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष चुने गए थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी जॉर्ज युल। कांग्रेस का 5वां सम्मेलन 1889 में मुंबई में हुआ।
इसे देखने के लिए लंदन से चार्ल्स ब्रेडले भी आए, जिन्हें भारत मित्र कहा जाता था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे विलियम बेडनबर्न। बेडनबर्न भारतीय सिविल सेवा में थे और अपने पद से इस्तीफा देकर वो भारतवासियों की सेवा के लिए समर्पित हो गए थे। छठा अधिवेशन 1890 में मुंबई में हुआ। अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इस समय तक कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं का काफी प्रभाव फैल चुका था। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने ब्रिटेन में रहकर भारत के पक्ष में प्रचार किया। उनका कहना था, भारत में अंग्रेजी राज बहुत कुछ अन्याय पर आधारित है। अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज घरेलू मामलों में भारतीयों को स्वशासन के अधिकार सौंपते। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत की राजनीतिक चेतना के जनक थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति और शिक्षा को अलग अलग रखने के पक्ष में थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देश सेवा करने का मुख्य उपाय यही है कि हम अपना जीवन निष्पाप बनाएं। लेकिन इसी समय भारतीय राजनीति में एक उग्रवाद की धारा ने भी जन्म लिया। महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के श्री अरविंद और विपिन चंद्र पाल तथा पंजाब में लाला लाजपत राय इस उग्रवाद की विचारधारा को लेकर उठे थे। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 15वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, एस.एम. जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहनलाल शर्मा, एस. रालते और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 16वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।